वेलकम टू PW ओनली IAS और स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम कवर करेंगे प्लेसेस इन न्यूज़। अब आप मुझे बताइए सक्सकम वैली कहां पर है? क्या इंडिया पाकिस्तान चाइना के बीच है या इंडिया भूटान चाइना के बीच में है? डोकलाम प्लेट्यू कहां पर है और डेप्सांग प्लेन्स कहां पर है? ये जगहें लगातार न्यूज़ में रही हैं और आपको इनकी लोकेशन एग्जैक्टली पता होनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर बताइए, कितने पेयर्स करेक्टली मैच्ड है? ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन? अगला क्वेश्चन देखते हैं साउथ चाइना सी के बारे में। इसके बारे में बार बार बातें हुई हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा अभी तक, पर मुझे बताइए कि क्या ये ताइवान स्ट्रेट और लुजोन स्ट्रेट के बीच में है? क्या पारासेल आइलैंड जो है जिनके ऊपर चाइना का क्लेम है, इसके ऊपर इंडोनेशिया और फिलीपींस का भी क्लेम है? क्या 9 डैश लाइन इज अ सेट ऑफ लाइन सेगमेंट ऑन मैप दैट रिप्रेजेंट क्लेम ऑफ चाइना इन साउथ चाइना सी? क्या सही कोड्स हैं ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या नन? ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइए। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, आई होप आपको अभी तक पता होंगी और आप सही आंसर बताएंगे, वरना बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो हम समझ चुके होंगे क्या इसकी सच्चाई है, क्या कहानी है। तो पहले टॉपिक पे आते हैं और FIU की बात करते हैं। FIU ने बोला है कि मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ रही है, इलेक्शन का सीजन तो वैसे भी आ चुका है, और कैपिटल मार्केट्स में खासतौर पर बताया कि हमें रिपोर्टिंग के अलर्ट्स होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है, इस पर ध्यान रखना। तो ये उन्होंने कहा है कि FIU मतलब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, इनका कहना यह है कि भाई जितने भी आपके ऑनलाइन पेमेंट हो गई, इंश्योरेंस हो गई, बैंकिंग हो गई, इन सबको ध्यान रखना पड़ेगा। क्रिप्टो करेंसी हो गई, कहीं पर अगर कुछ ऐसा शक्की तरीके से घूम रहा है कहीं पे पैसा, तो उस पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगातार ये न्यूज़ बना रहा है और इसको PMLA के अंदर रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। PMLA मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और इस एक्ट के तहत बहुत इंपॉर्टेंट है अभी सबको फोकस करना इन चीज़ों के ऊपर। हालांकि प्लेसेस इन न्यूज़ से इसका संबंध नहीं था, पर लगातार जो मनी लॉन्ड्रिंग है इंडिया में वो बढ़ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग की लोकेशंस कहाँ कहाँ से ज़्यादा, इसके बारे में जिक्र आता है। ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूँ तो FATF टेरर फाइनेंसिंग की बात करता है, ठीक है। OECD में BEPS है जो बात करता है खासतौर पे मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, और कोशिश ये की गई है कि डबल टैक्सेशन से बचने के लिए जो हम अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन एक्ट जब ट्रिटी देशों के बीच में करते हैं तो उसका फ़ायदा कंपनीज उठा लेती हैं। तो हमें याद रखना चाहिए कि वो चीज़ें कहाँ से आई हैं, उससे क्या संबंध है, किस चीज़ का। आई होप आपको पता होगा FATF क्या है, OECD क्या है, हमने इसके बारे में पढ़ा है। FATF में कितने मेंबर्स हैं? FATF असल में है क्या? तो एक ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रोकने की एक ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये 2 लिस्ट निकालती है, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। इसके अंदर अगर आपके देश से फाइनेंसिंग होगी किसी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की, तो उसके खिलाफ आपको एक ब्लैक और ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाएगा, जिससे होगा ये कि आपके साथ देश व्यापार नहीं कर पाएंगे ठीक से। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है इस चीज़ के लिए। दूसरी OECD की मैंने बात की, उनका एक BEPS आता है जहाँ वो कोशिश करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग पे काम हो और गलत तरीके से पैसे जो उड़ाए जा रहे हैं उसको रोका जा सके। अगर हम FATF के मेंबर्स की बात करें तो 40 मेंबर्स FATF के अंदर भी आते हैं, और OECD में कितने मेंबर्स हैं आपको मुझे बताना है, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और इसके अंदर पेनल्टीज़ की बात भी की गई है। तो ये तो हो गई एक बात। अगला टॉपिक है फिलीपींस के बारे में। फिलीपींस ने बोला है कि चाइना लगातार क्लेम कर रहा है साउथ चाइना सी के शोल के ऊपर, जिसके उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, और ये मामला दोबारा न्यूज़ में लाता है साउथ चाइना सी को। अब साउथ चाइना सी को लेकर जिस रीफ की बात हो रही है, उसका नाम है थॉमस शोल रीफ। तो थॉमस शोल रीफ कहाँ पर है? तो ये है साउथ चाइना सी में, और अचानक से ना चाइना ने इसके ऊपर, इस शोल के ऊपर क्लेम कर दिया था। हाल में ही चाइना लगातार अपने पैर बढ़ाता जा रहा है इस रीजन में, तबाही मच सकती है अगर इसको रोका नहीं गया तो। अगर हम देखें लोकेशन वाइज तो ये देखिए, ये साउथ चाइना सी है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपको पता होना चाहिए क्या क्या है। देखो ये पूरा रीजन साउथ चाइना सी का है। 9 डैश लाइन पहली चीज़ आती है, विच इज़ वो लाइन है जिसके तहत चाइना क्लेम करता है कि पूरा साउथ चाइना सी उसका ही टेरिटोरियल वाटर है। और आपको पता है 200 नॉटिकल माइल्स के बाद, 200 नॉटिकल माइल्स तक किसी भी देश की बाउंड्री से उसके 200 नॉटिकल माइल्स तक का रीजन उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। तो यहाँ कई सारी कंट्रीज हैं, फिलीपींस है, ताइवान है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ब्रूनी है। इन सब के क्लेम्स यहाँ पर है, क्योंकि इसका रीजन जो है वो इन सब के भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। लेकिन चाइना क्लेम ये करता है पूरा का पूरा हमारा ही है। अब यहाँ पर जो विवादित जगह हैं वो कौन कौन सी हैं? पहली पैरासेल आइलैंड्स, ठीक है, नाम याद रखिए, लोकेशन भी देख लीजिए, फोटो में एक बार देख लेते हैं, अब दोबारा देखना ना पड़े, ठीक है। दूसरा है स्पार्टली आइलैंड्स। ये 2 तो बहुत प्रचलित नाम है। इसके अलावा कुछ यहाँ पर रीफ्स हैं और शोल्स हैं जिसका नाम हम अक्सर याद नहीं रख पाते या चीज़ों में न्यूज़ में कवर कम होती है। तो थॉमस आपका आ गया शोल, ठीक, सुबी रीफ, ह्यूग्स रीफ,
गैवन रीफ, जॉनसन, मिसचीफ और क्वार्टन। अब देखिए हो इतना ही नहीं रहा है कि सिर्फ ये नाम है जो इंपॉर्टेंट है, ये चार नाम ऑब्वियसली साउथ चाइना सी से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है कि चाइना यहाँ कर क्या रहा है। तो चाइना यहाँ पर आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है। आर्टिफिशियल आइलैंड्स कैसे बनते हैं? आप ज़मीन में समुद्र के ऊपर मिट्टी गिराते रहो, वहाँ पर एक आइलैंड बन गया, फिर आपको कि भाई ये आइलैंड तो हमारा है, तो इससे जो अनक्लॉज का नियम है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज, उसके तहत अगले 200 नॉटिकल माइल्स तक तो हमारा इलाका होगा। तो वो जो बना रहा है रीफ, आर्टिफिशियल आइलैंड को एक बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, इन सबको जोड़ जाड़ के, उससे इन सब के जो क्लेम्स हैं उनके साथ इनका प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है हम ध्यान रखें कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर एक्टिविटी हो रही हैं। इसमें मुझे बताइए पैरासेल और स्पार्टली पे किसका किसका कब्जा है। पहला ग्रुप है स्पार्टली। तो स्पार्टली पे कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। पैरासेल की अगर मैं बात करूँ तो पैरासेल पे पहले वियतनामीज फोर्सेस का कब्जा हुआ करता था यहाँ पर, और 1974 में इसको चाइना ने कब्जा कर लिया अपने अंदर। और स्पार्टली आइलैंड जहाँ ढेर सारे आइलैंड हैं, इसके ऊपर कुछ आइलैंड्स के ऊपर अभी भी फिलीपींस का कब्जा है और कुछ पे चाइना का कब्जा है। तो स्पार्टली आइलैंड में विवाद यही है कि अभी फिलीपींस जिन एरियाज़ पे कब्जा करके रखे हुए वहाँ पर चाइना लगातार अपने पैर बढ़ाए जा रहा है, और ये फिलीपींस की कोशिश है कि चाइना को रोक सके। इसीलिए फिलीपींस ने भारत के साथ भी ब्रह्मोस मिसाइल का करार किया और इस कोशिश की कि किसी तरह इसको रोक पाए, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। यहाँ पर कई सारे, खासतौर पे जो आपका स्पार्टली और पैरासेल आइलैंड्स हैं, यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे और आइलैंड्स और द्वीप हैं जिनको लेकर भी विवाद बना रहता है, क्योंकि भाई कहानी यही है कि वहाँ पर कब्जा करके चाहते ये है कि अपना ऑयल और गैस और अपनी चीज़ों को सिक्योर करें। अगला आर्टिकल बात करता है उत्तराखंड के फॉरेस्ट फायर्स की। लगातार फॉरेस्ट फायर्स अब हर साल देखते हैं बढ़ता जाता है। इस बार भी उत्तराखंड के हिल्स में फॉरेस्ट फायर्स बढ़ी है, और इसके पीछे वजह ये है कि हीट वेव की कंडीशन बनी हुई, इसलिए ऐसा हो रहा है। और ये चीज़ें पता कहाँ से चली, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी की सेंटिनल-2 एक सैटेलाइट है जिसने बताया कि यहाँ पर आग और धुआं उठ रहा है। अब देखिए जो भी इंडिया के ऐसे इलाके से उत्तराखंड और हिमाचल, वहाँ पर क्या होता था, छोटे छोटे ताल या फिर गड्ढे हुआ करते थे जिनके अंदर पानी भर जाता था बरसात के दौरान, और वो लगभग सालों भर वो हमेशा गीला गीला रहता था। तो वहाँ पर कभी भी आग लगती थी नेचुरली, वाइल्ड फायर पत्ते सूख के जब सचमुच आग लगती थी नेचुरली, तो उसको वो आग और वो पानी मिलकर बुझ जाता था, आग आगे नहीं बढ़ पाती थी। तो इसी चक्कर में वहाँ पे जो प्रकृति है वो बची रहती थी। पर दिक्कत ये हो गई है कि अब वो ताल और वो छोटे छोटे जो गड्ढे बनाए जाते थे नेचुरली होते थे वो खत्म होते जा रहे हैं, पानी वहाँ पर रिस नहीं पा रहा, और इस वजह से वहाँ पर लगातार फॉरेस्ट फायर्स की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। अगर आप ग्लोबली देखें तो फॉरेस्ट फायर्स का स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो आप देखो कि लगातार यहाँ फॉरेस्ट फायर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। इतना ही नहीं, अगर आप देखो तो आपका ये जो छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड के आसपास का रीजन है, उड़ीसा का रीजन है, यहाँ भी बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट फायर्स होती है। तो ये दिखाता है कि भारत के लिए बहुत रेलेवेंट है कि आप नॉर्थ ईस्ट के रीजन को भी सिक्योर करो, आप इस रीजन में भी फॉरेस्ट फायर से लड़ने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाओ। क्योंकि फॉरेस्ट फायर से जैसे अमेरिका में काफ़ी फॉरेस्ट फायर्स आती है, ऑस्ट्रेलिया में होता है ऐसा, तो प्रॉपर उनकी जो फायर ब्रिगेड है उसका एक इलाका पूरी तरह इनको बुझाने के लिए ट्रेंड होता है। इंडिया में ऐसा है नहीं। तो बहुत ज़रूरी है कि इंडिया इसके ऊपर काम करे, फॉरेस्ट फायर जो बढ़ती जा रही है भारत में उसको रोकने के ऊपर काम किया जाए। अगला आर्टिकल बात करता है वार्मिंग ऑफ इंडियन ओशन। कहानी यह है कि IITM के स्टडी में पता लगा है कि जो इंडियन ओशन है ये 1950 से लेकर 2020 तक के बीच में 1.2 डिग्री सेल्सियस तक और ज़्यादा गर्म हो चुका है, और अगर ये इसी तरह बढ़ता रहा तो अगले 70 सालों के अंदर ये 3.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। और अगर ऐसा होता है तो वहाँ से मेरीन हीट वेव्स जनरेट होंगी, जो हीट वेव्स हमारी दुनिया को तबाह करने के लिए काफ़ी है। तो बात क्या है कि भाई पहले अभी तक कितनी गर्मी हुई है, वार्मिंग 1.2 डिग्री सेल्सियस। ग्लोबली हम कितना चाहते हैं, प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही हम चाहते हैं कि दुनिया का क्लाइमेट जो है जो गर्म हो रहा है। तो हमारा ये अभी तक कहा गया कि जो इंडस्ट्रियल टाइम से पहले का समय था या अभी तक का जो समय है, इसके बीच में ग्रोथ केवल 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही होनी चाहिए गर्मी की। इससे ज़्यादा गर्मी बढ़ी तो ग्लोबल वार्मिंग से बहुत नुकसान हो सकता है। जैसे मरीन हीट वेव की बात इन्होंने की है, नॉर्मली हमें पता नहीं होता मरीन हीट वेव्स क्या होती हैं। तो मरीन हीट वेव्स का मतलब ये होता है कि साइक्लोन्स फॉर्म होने लगते हैं इसके अंदर जल्दी जल्दी। जो अभी 220 या 250 दिन में पर ईयर होते हैं, ये 20 डेज पर ईयर के मुकाबले 220 से 250 डेज पर ईयर होने वाले हैं। और इस तरह की चीज़ें जब होने लगेंगी तो हमारी जो जंगल है, जो हमारे द्वीप है, वो सारे के सारे डूब के तबाह हो जाएंगे। चलिए ये तो आपको पता है कि मरीन हीट वेव डेवलप होगी। अभी पता है कि ऑल ओवर इंडिया, खासतौर पे नॉर्थ इंडिया
हीट वेव जनरेट हो रखी है जिसमें कई लोगों की जानें चली जाती हैं। बहुत भीषण गर्मी है। अब देखिए मरीन हीट वेव्स किस रीजन की बात करता है, इंडियन ओशन की। तो ये वो रीजन है इंडियन ओशन। अब आपको मुझे ये बताना है कि इंडियन ओशन के अंदर इंडियन गवर्नमेंट क्या क्या प्रोग्राम्स रन करती है। आप मुझे बताइए, जैसे आपको पता होगा सागर इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो यहाँ रन होता है। सागर की फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। फिर इंडिया ने ऑपरेशन संकल्प चलाया था ताकि जो लोग फंस गए थे यहाँ, जो मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट था उसमें बचाने के लिए 18 ऐसे ऑपरेशन इंडिया ने किए थे। खासतौर पे ऑपरेशन संकल्प की बात मैं कर रहा हूँ, संकल्प। अब देखिए इसके अलावा ही यहाँ जैसे यहाँ पर हाउती रिबल्स बैठे हैं, उन्होंने यहाँ पे लगातार हमले स्टार्ट कर दिए थे। यहाँ सोमालिया से पायरेट्स ने शिप को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया था। तो इन सब को बचाने के लिए नेवी पहुँचती थी एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर, एज अ प्रीफर्ड पार्टनर इन दिस रीजन। तो भारत हमेशा अपने आप को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह देखता है इस रीजन में। और ऑपरेशन संकल्प के थ्रू जो थ्रेट्स और जो प्रॉब्लम्स इस रीजन में आई उसको काउंटर करने के लिए भारत ने एक बहुत बड़ा की रोल निभाया, जो दिखाता है इंडिया की रेलेवेंस इस रीजन में। IORA क्या है भाई, ये मुझे बताइए। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, क्या इसके अंदर चाइना मेंबर है? आपको मुझे बताना है क्या IORA के मेंबर चाइना है या चाइना ऑब्जर्वर है इसके अंदर, क्योंकि IORA का बहुत बड़ा एक ग्रुप है जहां इंडिया बहुत प्रोमिनेंट रोल निभाता है। और यहीं पर अब हीट वेव्स बढ़ रही हैं। अगर मैरीन हीट वेव्स आएंगी तो आइलैंड्स जो आसपास के, अजम्पशन आइलैंड, सेशल्स आइलैंड, फिजी, सब ऐसे जो छोटे मोटे आइलैंड्स हैं यहाँ के आसपास, तो सारे के सारे डूब जाएंगे नेचुरली। इवन मुंबई डूब जाएगा और इंडोनेशिया के राज्य डूब जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस रीजन के टेम्परेचर को बढ़ने से रोकें, और इसके लिए हमें ग्लोबल वार्मिंग कम करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमें इमिशन अपने कम करने पड़ेंगे। ठीक है, अब वो पॉइंट आता है जहां हम डिस्कस करें, जो हमने क्वेश्चन में देखा था कि कहाँ पर है सक्सकम वैली, किन किन देशों के बीच में है। देखिए जब आप इंडिया के मैप को देखते हैं तो हम नॉर्मली देखते हैं ये पूरा मैप, लेकिन ये मैप कुछ इस तरह से होता है। अब देखिए ये जो मैप है इंडिया चाइना की लाइन, इसे क्या कहते हैं पहले ये बताइए। चलिए ये तो हमें पता है कि भारत चाइना की बाउंड्री जो डिवाइडेड है, ये है कौन सी लाइन बताइए। इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन किससे हुआ था, किस लाइन से हुआ था? रेड क्लिफ लाइन है ये। ये लाइन कौन सी है? ये इंडिया चाइना के बीच की लाइन है। ये डिवीजन हुआ था जिस लाइन से, इसका नाम कहते थे जॉनसन लाइन। और जो आपका नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ जो अरुणाचल प्रदेश के पास डिवीजन है वो है मैकमोहन लाइन। तो ऊपर वाला कश्मीर का पार्ट जो लद्दाख का है वो जॉनसन लाइन से डिवाइडेड है। तो दो लाइनें हैं जो डिवाइड करती हैं, जिसको इंडिया बाउंड्री मानता है। अब यहाँ पर पूरा का पूरा अक्सै चीन का रीजन है जिसके ऊपर चाइना ने कब्जा करके रखा हुआ है। और यहाँ जो लाइन है इसे हम कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये वो इलाका है कश्मीर का जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, और यहाँ तक कि हमारा कब्जा है, तो उसको हम कहते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये LAC है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये LOC है लाइन ऑफ कंट्रोल। यहाँ है NJ 9842। NJ 9842 वो जगह है, देखिए बाउंड्री तो जैसे ऐसे बनी तो ऐसे बन जाएगी बाउंड्री, लेकिन यहाँ ऊपर है इस रीजन में सियाचिन का ग्लेशियर। तो इंडिया ने ऑपरेशन मेघदूत करके 1984 में इसको कब्जा किया था। तो जिस पॉइंट से आपकी बाउंड्री साल्तो रेंज की स्टार्ट होती है उसे हम कहते हैं 9842, यानी यहाँ से आपकी सियाचिन ग्लेशियर का हिस्सा स्टार्ट हो जाता है। तो वो जगह है NJ 9842, ये है सियाचिन ग्लेशियर। अब इसके पास ऊपर यहाँ पर है सक्सकम वैली। सक्सकम वैली असल में पहले पाकिस्तान के पास हुआ करती थी, लेकिन 1962 वॉर के बाद पाकिस्तान ने सक्सकम वैली चाइना को सौंप दी। तो आज कहानी है कि सक्सकम वैली भी चाइना के पास है, अक्सै चीन चाइना के पास है, आपका ये कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के पास, और ये इंडियन कंट्रोल में भी आ रहा है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ पर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ पर है, रेड क्लिफ लाइन कहाँ पर है, जॉनसन लाइन कहाँ पर है, ये आपको पता लग गया। अब याद रखिए कि जो ये सियाचिन ग्लेशियर है 1984 में इंडिया ने कब्जा किया था, उससे पहले क्या था, ये डीमिलिटराइज था, इसके ऊपर कोई मिलिट्री नहीं थी। तो उसके बाद भारत को पता लगा कि पाकिस्तान इसके ऊपर कब्जा करने की सोच रहा है, तो भारत ने फिर अटैक करके इसको कब्जा कर लिया था। अब यहाँ जो और कुछ इलाके हैं, खासतौर पे अक्सै चीन का रीजन जहाँ पे लद्दाख लगता है, वहाँ पे लगातार विवाद की स्थिति बनी रहती है। तो कई रीजन है, जैसे चुमार का रीजन यहाँ पर है। तो डेप्सांग प्लेन कहाँ है, ये रहा डेप्सांगला। सियाचिन ग्लेशियर यहाँ ऊपर है, तो इसके ही आसपास आप देखो तो सियाचिन ग्लेशियर रेलेवेंट क्यों है, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर ही आपका काराकोरम पास है, जहाँ से अब देखिए ये जो रीजन है, यहाँ से चाइना ने बहुत ही महत्वपूर्ण अपना एक कॉरिडोर निकाला हुआ है, विच इज़ CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो यहाँ काराकोरम पास यहाँ पास में है, तो चाइना की सारी मूवमेंट यहाँ से होती है, तो इसलिए भारत के लिए बहुत रेलेवेंट है। तो भारत का जब रिसेंट विवाद गलवान में हुआ था, वो इसलिए हुआ था क्योंकि दौलत बेग ओल्डी यहाँ पर एक एयर स्ट्रिप है, इस एयर स्ट्रिप पे भारत ने काम करना स्टार्ट कर दिया था। दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप यहाँ पर काम करने की वजह से चाइना को ये डर था कि कहीं भारत अपनी कैपेसिटी बढ़ा न ले और काराकोरम पास पे कल को हमला ना शुरू।
इसी को ध्यान में रखते हुए भारत के खिलाफ उसने एक्शन लिया था। कहा जाता है कि चाइना के लिए लगातार ये प्रॉब्लम का सबब है दौलत बेग ओल्डी। तो दौलत बेग ओल्डी क्या है? इट इज़ एन एयर स्ट्रिप विच इज़ बीन डेवलप्ड। ठीक, नीचे का रीजन चुमार का रीजन है जहाँ पर है जिंगपुलीला और डेमचौक, ये सारे के सारे लद्दाख के रीजन है। आसपास आपका पैंगोंग सो लेक है, चुसुल का एरिया है, हानिफ सेक्टर, ये सारा का सारा राकी नाला, ये सारा आपका पड़ता है लद्दाख के रीजन में, जो इंडिया और चाइना के बीच का विवादित जगह है। यानी वेस्टर्न सेक्टर के जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए। रिवर यहाँ पे शौक रिवर बहती है, इंडस रिवर बहती है, तो ये सब नाम आपको पता होने चाहिए। आई गेस आपको अब याद रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं साउथ चाइना सी के हमने विवादित इलाकों के बारे में जाना और क्या स्ट्रेट्स हैं यहाँ आसपास। तो फिलीपींस का वेस्टर्न फिलीपींस सी जो है वहीं पर विवाद है इनका। तो यहाँ पर एक लुजोन स्ट्रेट है, चाइना और ताइवान के बीच में ताइवान स्ट्रेट है। तो यानी चाइना से ताइवान आओ तो बीच में ताइवान स्ट्रेट है, ताइवान से फिलीपीन जाओ तो बीच में बाशी चैनल है, और बाशी चैनल पार करने के बाद आपको मिलता है लुजोन चैनल। तो ये ताइवान और फिलीपींस के बीच का इलाका है। ये पूरा का पूरा साउथ चाइना सी और इसी के आसपास के रीजन में ही हम ये देखते हैं। तो यहाँ इसको याद इस तरह से कर सकते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है अजरक के बारे में। अजरक असल में कच्छ का एक इलाका है जहाँ से अजरक क्या है, अजरक में आर्टिसन रहते हैं और उनको मिला है एक GI टैग। तो व्हाट इज़ अजरक? अजरक असल में एक तरह से ब्लॉक पेंटिंग का उदाहरण है। ये अजरक प्रिंट इसे कहा जाता है। तो ये बड़ा अच्छा उदाहरण है जहाँ GI टैग दिया गया। अजरक इज़ इन राजस्थान, गुजरात के कच्छ के रीजन में। कच्छ का रीजन कहाँ पर है? तो कच्छ का अगर आपको देखना है तो कच्छ का रीजन यहाँ गुजरात की देखो दो शक्लें होती हैं, आगे मुंह सा कुछ बना होता है। ऊपरी इलाके में आप कच्छ को देख सकते हो, यहाँ कच्छ स्थित है। इसी में ऊपर रण ऑफ कच्छ है, इसके नीचे कच्छ का रीजन है, साइड में लिटिल रण ऑफ कच्छ है। यहीं पर रण महोत्सव भी होता है जो बहुत प्रचलित एक महोत्सव है। और यहीं आसपास कुछ विवादित जगह भी हैं, जैसे आप देखो तो इसी रीजन में यहाँ पर आपका इंडिया पाकिस्तान का विवाद है जिसे हम कहते हैं सरक्रीक डिस्प्यूट। यहाँ पर सरक्रीक का डिस्प्यूट है। सरक्रीक वो इलाका है जिसके ऊपर पाकिस्तान क्लेम करता है कि भाई बाउंड्री जो है बिल्कुल सरक्रीक के ऊपर। देखिए पाकिस्तान क्या कहता है, ये रही बाउंड्री यहाँ से यहाँ तक गई। भारत कहता है कि चलो अब आगे एक वाटर बॉडी आ गई तो हम इसके बीचों बीच चैनल से बाउंड्री बनाते हैं, आधी हमारी आधी आपकी। पाकिस्तान का कहना नहीं, यहाँ पे बाउंड्री खत्म हो रही है तो ये पूरा हिस्सा ही हमारा है, ये ज़मीन के उधर ही तुम्हारा, ये पूरी वाटर बॉडी हमारी हो जाएगी, पूरा का पूरा सरक्रीक हमारा हो जाएगा। तो इसको लेकर विवाद यही है कि भारत कहता है कि एज पर थालवेग प्रिंसिपल कोई भी अगर वाटर बॉडी जो नेविगेबल है, दो देशों के बीच में अगर बहती हुई पानी की कोई नदी या कोई धारा बहती है तो उसके बीचों बीच बाउंड्री बनाई जाती है। पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान कहता है नहीं पूरा का पूरा ये जो पूरा क्रीक है यही हमारा है। तो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत से संसाधन होने की संभावना है। और अगर आपकी ये जो बीचों बीच ज़मीन नाले के अगर आप बनाते हैं, क्रीक के बीचों बीच अगर बाउंड्री बनाते हैं तो भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे भारत को बाद में खनन में फ़ायदा हो सकता है। और पाकिस्तान में यही सोचता है, इसलिए वो उससे दूर रहना चाहता है। दूसरी वजह ये यहाँ पर एक हरामी नाला है और इस नाले से बहुत ज़्यादा टेररिज्म और आपका जो मूवमेंट ऑफ स्मगलिंग है वो होता है। पाकिस्तान से ड्रग्स वगैरह की स्मगलिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। यहीं से कहा जाता है कि शिप कुबेर के ऊपर चढ़ के अजमल कसाब जैसे टेररिस्ट मुंबई में एंटर हुए। तो इस रीजन को सिक्योर करना भारत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहीं सरक्रीक के पास ही आपका कोरी क्रीक है, हरामी नाला इसी रीजन के आसपास है। ये सब कहाँ पर है? कच्छ में ही है। तो इसलिए इनकी इस रीजन को सॉर्ट आउट करना भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर भारत में सिक्योर करना चाहता है रीजन तो बहुत ज़रूरी है कि इस रीजन में कोई विवाद ना हो इस तरह का। तो ये था बात सरक्रीक की। कहाँ पर है भाई ये विवाद? गुजरात में है। गुजरात में कहाँ? आप कच्छ के ऊपर के इलाके में जाओ तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है सरक्रीक का। आई होप आपको समझ आ रहा होगा सरक्रीक हरामी नाला क्यों रेलेवेंट है। प्लस यहाँ पर 2-3 और क्रीक्स हैं, कोरी क्रीक ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये किस समंदर तक मिलता है? तो ये मिलता है अरेबियन सी में। पाकिस्तान का यहाँ पर सिंध प्रोविंस था और इधर कच्छ का प्रोविंस था, इनके बीच में एग्रीमेंट हुई थी, उसके तहत ही भारत और पाकिस्तान दोनों अपने दावे सामने रखते हैं। अगर आप आसपास देखो तो यहाँ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स भारत के हैं। साइड में KT सुंदर है जो पाकिस्तान में आता है, तो ये नाम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही होगी, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो ये वो चीज़ें हैं जो रेलेवेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए। खासतौर पे अजरक प्रिंट कहाँ का है? तो कच्छ का है और कच्छ के अजरक प्रिंट्स को अब GI टैग भी मिल गया है। तो ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आपको अच्छी लगी हो और आपने ढंग से पढ़ा हो। आज के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW Only Eyes एंड हैव अ नाइस डे।